So hello and welcome again in this series of lectures on wireless communication, and today we are going to start the chapter number 2 as well as the unit number 2 for your syllabus. And the first topic which we are going to discuss is about the cellular concept and the system design fundamentals. So as I already told you in the introduction of wireless communication in the previous unit, that while growing through this journey of wireless communication, ultimately the engineers and scientists have developed the concept of cellular technology. They had divided the area which is available for the coverage into different cells. Okay, so you can see from this particular PDF that the cellular concept was a major breakthrough in solving the problem of spectral congestion and user capacity. It offered very high capacity in a limited spectrum allocation without any major technological changes. Obviously, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, सिर्फ जो हमारे पास अवेलेबल एरिया था उसको सेल्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है. The cellular concept is a system level idea which calls for replacing a single high power transmitter with many low power transmitters. क्योंकि हमने छोटे छोटे सेल्स में उनको डिवाइड कर दिया, तो एक हाई पावर ट्रांसमीटर की जगह हर एक सेल को हमने एक लो पावर ट्रांसमीटर दे दिया, एंड ईच प्रोवाइडिंग कवरेज टू ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सर्विस एरिया. एज आई सेड कि अगर आपने अपने एरिया को, सर्विस एरिया को डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डिवाइड कर दिया और हर एक सेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी भाई कि आपको ये वाला एरिया कवर करना है. ओके, तो ऑब्वियसली जो कवरेज फैसिलिटी है या जो कवरेज एरिया है, या कहना चाहिए जो कवरेज की स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. सो ईच बेस स्टेशन इज अलोकेटेड अ पोर्शन ऑफ द total number of channels available to the entire system, and nearby base stations are assigned different groups of channels so that all the available channels are assigned to a relatively small number of neighboring base stations. Okay, so neighboring base stations are assigned different groups of channels so that the interference between base stations and the mobile users under their control is minimized. तो नेबरिंग जो सेल्स हैं उसको इस तरीके से अलोकेट किया गया कि आपके और आपके नेबर के बीच में, आपके सेल और आपके नेबर के सेल के बीच में कोई इंटरफेरेंस ना हो. इसका ध्यान रखा गया सेलुलर कंसेप्ट को बनाते समय और उसको इंप्लीमेंट करते समय. एंड हाउ? बाय सिस्टमेटिकली स्पेसिंग बेस स्टेशंस एंड देयर चैनल ग्रुप्स throughout a market. The available channels are distributed throughout the geographic region and may be reused as many times as necessary, so long as the interference between co-channel stations is kept below acceptable levels. अब इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने कोई सेल बना लिया है, सपोज कोई सेल नंबर ए है, उस सेल नंबर ए को कोई यूजर नंबर ए यूज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यूजर नंबर बी सेल ए को यूज नहीं कर सकता, या यूजर नंबर 3 या 4 या 5 या 6 जो है उस सेल नंबर ए को यूज नहीं कर सकते. एन नंबर ऑफ टाइम दैट सेल ए कैन बी यूज्ड. सिमिलरली जो उसका नेबरिंग जो आपका जो सेल है, सेल बी, उसको भी एन नंबर टाइम्स हम यूज कर सकते हैं. लेकिन जब हम सेल ए और सेल बी को यूज कर रहे हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन दैट हैज टू बी kept in our mind is to avoid the interference between the co-channels. हम ये नहीं कह सकते कि भाई इस चैनल में जो फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं और जो बाजू वाले चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो जाए. अगर ऐसा हो गया तो आपको एक ही सिग्नल के ऊपर, एक ही चैनल के ऊपर, एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर दो तरीके के वॉइस सिग्नल मिलने लगेंगे. ठीक है. और कभी कभी आपने देखा होगा कि, या आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसा होता है कि हम किसी को कॉल कनेक्ट करना चाहते हैं और किसी से कॉल कनेक्ट हो जाता है, तो ये फ्रीक्वेंसी का इंटरफेरेंस ही है जो आपकी कॉल को जो डेस्टिन्ड, जहाँ पे आपने मान के चला है कि भाई आपको यहाँ पे कॉल करना है, वहाँ पे ना करके किसी दूसरे को कॉल फॉरवर्ड हो जाती है. ठीक है.
सो एज द डिमांड फॉर सर्विसेज इंक्रीजेस, मतलब अगर आपको ज्यादा चैनल की डिमांड थी एक पर्टिकुलर मार्केट में, मार्केट मतलब एक एरिया से इसका मतलब है, द नंबर ऑफ बेस स्टेशन में बी इंक्रीज्ड along with a corresponding decrease in transmitter power। हाँ बिल्कुल, जब बेस स्टेशन बढ़ेंगे तो आपको ट्रांसमीटर पावर ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने नंबर ऑफ बेस स्टेशन बना दिए। अब हर एक बेस स्टेशन के पास अपना एक ट्रांसमीटर होगा, ठीक है। तो आपको ट्रांसमीटर पावर को डिक्रीज करना है। ट्रांसमीटर पावर डिक्रीज करने से इंटरफेरेंस भी क्या होता है, हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड देयर बाई प्रोवाइडिंग एडिशनल रेडियो कैपेसिटी विथ नो एडिशनल इंक्रीज इन रेडियो स्पेक्ट्रम। तो एडिशनल रेडियो कैपेसिटी भी मिल गई और हमको कोई अलग से रेडियो स्पेक्ट्रम को बढ़ाना नहीं पड़ा। रेडियो स्पेक्ट्रम बढ़ाने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए 5 मेगाहर्ट्ज का आपको स्पेक्ट्रम दिया गया था, तो आपने 5 मेगाहर्ट्ज को मान लीजिए 10 सेल्स में डिवाइड कर दिया, ताकि आप उसको हैंडल ठीक से कर सको। आप ये नहीं कर रहे हो कि 5 से आप 6 गीगाहर्ट्ज में 6 मेगाहर्ट्ज में चले गए। तो you are not increasing the bandwidth, you are not increasing the radio spectrum, but yet you are utilizing the available spectrum in such a way that you can take the maximum efficiency out of that system. Okay, so this fundamental principle is the foundation of all modern wireless communication systems, since it enables a fixed number of channels to serve an arbitrarily large number of subscribers by reusing the channels throughout the coverage region. Furthermore, the cellular concept allows every piece of subscriber equipment within a country or continent to be manufactured with the same set of channels, so that any mobile may be used anywhere within the region. Yes, the setup is also same, the infrastructure is same, the entire manufacturing is same. So if I am moving from Chhattisgarh to Calcutta or Mumbai or Delhi or anywhere in India, I can use the same mobile, I can use the same SIM, I can use the same setup for my communication। ऐसा नहीं होता कि हमने एक प्लेस चेंज किया तो हमको अपना पूरा सेटअप चेंज करना पड़े। तो इसीलिए पूरी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की गई है थ्रू आउट द कंट्री टू एनेबल दिस पर्टिकुलर सर्विस। ओके, नाउ हाउ दिस सेलुलर स्ट्रक्चर इज इवॉल्व, और उसके पीछे का बेसिक जो है बैकबोन कहना चाहिए वो क्या है, तो वो कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी रीयूज का कंसेप्ट। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, वायरलेस कम्युनिकेशन में अगर आपको सेलुलर कंसेप्ट समझना है तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी रीयूज जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एज अ सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फ्रीक्वेंसी रीयूज का कंसेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझना। So the cellular radio systems rely on an intelligent allocation and reuse of channels throughout a coverage region. Each cellular base station is allocated a group of radio channels to be used within a small geographic area called a cell. एक small geographical area को हम cell बोलते हैं, उसमें हम base station इंस्टॉल करते हैं। तो base station in adjacent cells are assigned channel groups which contain completely different channels than neighboring cells. भाई जो बाजू में जो आपका जो सेल है उससे आपका सेल बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसका बेस स्टेशन बिल्कुल डिफरेंट होगा, और उस बेस स्टेशन के अंदर जो चैनल होंगे, नेबरिंग जो बेस स्टेशन है, नेबरिंग जो सेल है उसके अंदर जो चैनल्स हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है ताकि हम इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकें। सो द बेस स्टेशन एंटीनास आर डिजाइन टू अचीव द डिजायर्ड कवरेज विद इन द पर्टिकुलर सेल। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, so by limiting the coverage area to within the boundaries of a cell, the same group of channels may be used to cover different cells that are separated from one another by distances large enough to keep interference level within tolerable limits. ऐसा हो सकता है कि आपकी जो बाउंड्री सेल है उनके बीच में इंटरफेरेंस हो किसी न किसी रीजन की वजह से, बट उस इंटरफेरेंस लिमिट को एक्सेप्टेबल लिमिट से या टॉलरेबल लिमिट से अंदर रखा जाता है ताकि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो द डिजाइन प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड एलोकेटिंग चैनल ग्रुप्स फॉर ऑल द सेलुलर बेस स्टेशन विद इन अ सिस्टम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रीयूज और फ्रीक्वेंसी प्लानिंग। भाई कैसे हम सेम फ्रीक्वेंसी को सेल्स के अंदर यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, और उसी की प्लानिंग को ही हम फ्रीक्वेंसी रीयूज या फ्रीक्वेंसी प्लानिंग बोलते हैं। सो फिगर 2.1 illustrates the concept of cellular frequency reuse, where cells labeled with the same letter use the सेम ग्रुप ऑफ चैनल्स। चलिए फिगर देखते हैं, फिगर से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से
ये है भाई फिगर। नाउ यू कैन सी इन द फिगर कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। ये देखिए, ये एक ग्रुप ऑफ चैनल हो गए। कभी भी ए के बाजू में आपको ए नहीं मिलेगा, ए के साइड में यहाँ पे ए नहीं मिलेगा, ए के साइड में यहाँ पे ए नहीं मिलेगा। अब देखिए, ए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं यहाँ पे भी हो सकता है, तो ए तो कहीं पे भी हो सकता है। बट आप हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी दो नेबरिंग सेल्स ए से हम असाइन नहीं कर सकते। ए का मतलब ये है कि वो ग्रुप जो सेम सेट ऑफ चैनल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमको फ्रीक्वेंसी को रीयूज करना है तो भाई इस पर्टिकुलर कवरेज एरिया में यहाँ पे मैंने ए यूज कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे ए यूज कर लिया। अब इस ए और इस ए के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया गया है। ये ए भी वही चैनल सेट, सेम सेट ऑफ चैनल फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा है जो ये ए यूज कर रहा है। तो इस ए और इस ए को प्रॉपर डिस्टेंसिंग प्रोवाइड की गई है सो दैट वी कैन अवॉइड द इंटरफेरेंस। और यही है फ्रीक्वेंसी रीयूज का कंसेप्ट। जो फ्रीक्वेंसी मैं इस ए में यूज कर रहा हूं उसी फ्रीक्वेंसी को मैं इस ए में यूज कर सकता हूं विथ प्रॉपर डिस्टेंसिंग। तो इसलिए सेम सेट, जो सेम लेटर हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सेम सेट ऑफ चैनल फ्रीक्वेंसी, सेम सेट ऑफ चैनल्स के ग्रुप्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाता है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। यही है कंसेप्ट आपके फ्रीक्वेंसी रीयूज का। ओके, अगेन हम चलते हैं और उसकी थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्या है। ठीक है, so figure 2.1 is conceptual and is a simplistic model of the radio coverage for each base station, but it has been universally adopted since the hexagon permits easy and manageable analysis of a cellular system. ये भी पूछा जा सकता है आपसे 2 मार्क्स में कि भाई हेक्सागोन से हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इसको आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन हेक्सागोन से जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो डिस्टेंस मेंटेन करना और उसका प्रॉपर असाइनमेंट करना ईजी हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर सर्कल से उसको रिप्रेजेंट करूं, तो सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या होगा, है ना, हम लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा हुआ है। सर्कल से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर 2 सर्कल बीच में आते हैं या 3 सर्कल का आप डायग्राम इमेजिन करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड में, बीच का एरिया वेस्ट होता है, कभी 2 सर्कल आपस में मीट हो जाते हैं, ठीक है, वो एरिया वेस्ट हो जाता है। अगर मैं इसको ट्रायंगल या रेक्टेंगल से करने की कोशिश करूं तो ट्रायंगल में मुझे 3 एंगल ही मिलेंगे, रेक्टेंगल में मुझे 4 एंगल ही मिलेंगे, हेक्सागोनल में मुझे 6 एंगल्स मिल जाते हैं। तो मैं उस हिसाब से भी मैं अपनी डिस्टेंसिंग को और उस एंगल को सेट कर सकता हूँ। सो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के बहुत एडवांटेज हैं, इसलिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया गया है आपके फ्रीक्वेंसी रीयूज के लिए और सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए। आगे भी हम इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे कि भाई कैसे बेस स्टेशन की डिस्टेंसिंग के लिए हेक्सागोन जो है वो हेल्प करता है। So moving ahead, the actual radio coverage of a cell is known as a footprint and is determined from field measurements or propagation prediction models. Although the real footprint is amorphous in nature, a regular cell shape is needed for systematic system design and adoption of the future growth. While it might seem natural to choose a circle to represent the coverage area of a base station, adjacent circles cannot be overlaid upon a map without leaving gaps. जैसे मैंने बताया कि भाई अगर आप सर्कल से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे आपके कवरेज एरिया को, तो इट माइट बी पॉसिबल कि या तो ओवरलैपिंग हो जाए या तो एरिया बीच में छूट जाए, इसलिए सर्कल जो है हम लोग अवॉइड करते हैं। और बाकी मैंने 2 और एग्जांपल आपको दे दिए। ठीक है, सो thus when considering geometric shapes which cover an entire region without overlap with equal area, there are 3 sensible choices: square या equilateral triangle या hexagon. A cell must be designed to serve the weakest mobile within the footprint, and these are typically located at the edge of the cell. For a given distance between the center of a polygon, its farthest perimeter points, the hexagon has the largest area of the 3. ऑब्वियसली अगर हेक्सागोन का आप स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें, मान लीजिए बीच में आपका बेस स्टेशन है और आप एजेस पे आप अपने चैनल्स को असाइन किए हुए हैं, या कहना चाहिए बीच में आपका एक सेंट्रल स्टेशन है और आपने एजेस में अपने बेस स्टेशन को इंस्टॉल किया हुआ है, तो उस सेंटर से उस एज का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो सबसे ज्यादा होगा अगर मैं हेक्सागोनल या पॉलीगॉन स्ट्रक्चर को यूज करता हूं एज कंपेयर टू एनी अदर स्ट्रक्चर। अगर मैं ट्रायंगल ले लूं या रेक्टेंगल ले लूं, स्क्वायर ले लूं, ठीक है, स्क्वायर में तो इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा।
ट्रायंगल में बड़ा अनयूजुअल सा डिस्टेंस रहेगा। तो ऑल इन ऑल हमको ट्रांसमिट करने के लिए भी, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी और इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हेल्प करता है। ठीक है, so when using hexagons to model coverage areas, base station transmitters are depicted as either being in the center of the cell or on 3 of the 6 cells vertex, या तो सेंटर में रहो या पूरे 6 जो वर्टाइजेस हैं हमारे, 6 जो एजेस हैं वहां पे आप रहिए। Normally, omnidirectional antennas are used in center excited cells and sectored directional antennas are used in corner excited cells. अगर मुझे बीच में यूज करना है तो वो omnidirectional होगा। omnidirectional मतलब चारों तरफ वो कवरेज प्रोवाइड करेगा। और अगर मैं एजेस में यूज कर रहा हूँ अपने बेस स्टेशन को, तो उसका एंटीना ऑब्वियसली जो है वो सर्टेन एंगल से हम उसको क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, प्लेस करेंगे उसको। तो ये टेक्निकलिटीज हैं। ठीक है, so to understand the frequency reuse concept, consider a cellular system which has a total S duplex channels, और ऐसे K चैनल्स हैं और K जो है वो S से लेस होगा। ठीक है, ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ चैनल्स हमने किया है, तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स है उसको जो ग्रुप है वो लेस ही होगा। और अगर S चैनल्स आर डिवाइडेड इनटू कैपिटल N सेल्स, अगर हमने चैनल को नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर दिया है, तो हम टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, S इक्वल्स टू K इंटू N। N जो है वो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसमें हमने डिवाइड किया है, और K जो है वो ग्रुप ऑफ चैनल्स हैं। इन दोनों को जब आप डिवाइड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल्स जो उस पूरे कवरेज एरिया को, उस पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं, कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से हम ये निकाल सकते हैं। ओके, सो द N cells which collectively use the complete set of available frequency is called a cluster, and if a cluster is replicated m times within a system, the total number of duplex channels C can be used as a measure of capacity। ठीक है, थोड़ा सा समझना है इसको। N जो है वो नंबर ऑफ सेल्स हैं जो हो सकते हैं पॉसिबल एक क्लस्टर के अंदर। अब मान लीजिए ऐसे क्लस्टर्स आपने रेप्लिकेट किए, एक क्लस्टर, 2 क्लस्टर, 3 क्लस्टर, ऐसे m टाइम्स अगर आपने रेप्लिकेट किया इन क्लस्टर्स को, तो टोटल उस सिस्टम की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, m इंटू एस। ऑब्वियसली m इंटू एस, वेयर एस इज नथिंग बट k इंटू n, तो आप उससे टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 2.2 जो है वो मुझे प्रोवाइड करता है टोटल कैपेसिटी, जिससे मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि एक सिस्टम के अंदर, एक एरिया के अंदर कितना मेरे पास कैपेसिटी अवेलेबल है चैनल को अलॉट करने की। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। The factor n is called the cluster size and is typically equal to 4, 7 और 12। अब ये कैलकुलेटेड है। ठीक है, if cluster size n is reduced while the cell size is kept constant, more clusters are required to cover a given area and hence more capacity is achieved। अगर मैंने क्लस्टर साइज को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, ताकि और मैं ये चाहता हूं कि सेल का साइज जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जैसे यहां से समझिए, इस इक्वेशन से मैंने n को रिड्यूस कर दिया अगर, और मैं चाहता हूं कि c कांस्टेंट रहे, तो मुझे किसको इंक्रीज करना पड़ेगा, m को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, n अगर आप रिड्यूस करते हैं और चाहते हैं कि c कांस्टेंट रहे, तो आप m को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मतलब ज्यादा रेप्लिका बनाएंगे आप। तो उस केस में आप ध्यान रखिए कि आपकी जो सिस्टम की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और आपके सेल का साइज क्या हो जाएगा, क्लस्टर का साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे फंडामेंटल डिजाइन किए गए हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमको कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, और कैपेसिटी को इंक्रीज करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि इंटरफेरेंस क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अगर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज डिजायरेबल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द कैपेसिटी ओवर अ गिवन कवरेज एरिया। So the frequency reuse factor of a cellular system is given by 1 upon n, since each cell within a cluster is only assigned 1 upon n of the total available channels in the system। Okay, and due to the fact that hexagonal geometry, hexagonal geometry के कारण जो है हम जो डिस्टेंस है वो 60 डिग्री का मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, इसके आगे 2.3 के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने डिटेल में नहीं जाना है। आप 2.2 तक के अपना इक्वेशन खत्म कर देंगे, और एग्जाम में भी आप यहीं तक के ही बताएंगे कि किस तरीके से कैपेसिटी को निकाला गया है। सिर्फ इतना ही बताना है कि ये जो लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज डिजायरेबल, अब ये इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आपने अपने सेल एरिया को
लेट अस से कि आपने 10 किलोमीटर के एरिया को 50 डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। तो इसका मतलब है कि आप 50 स्मॉल स्मॉल पोर्शंस को हैंडल कर रहे हैं अपनी कवरेज को प्रोवाइड करने के लिए। ऑब्वियसली कैपेसिटी जो है सिस्टम की इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऑन द अदर हैंड इंटरफेरेंस भी की भी तो पॉसिबिलिटी इंक्रीज होने की। अगर कोई एक एरिया 10 पोर्शंस में डिवाइडेड है, वहां पे इंटरफेरेंस कम होगा कि वो जहां पे 50 इसमें डिवाइडेड है, पार्ट्स में डिवाइडेड है, वहां पे इंटरफेरेंस। तो यू कैन कंपेयर कि अगर ज्यादा सेल्स के क्लस्टर्स को अगर आप बनाते हैं, रेप्लिका बनाते हैं या ज्यादा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो इंटरफेरेंस भी इंक्रीज हो सकता है। और इन्हीं दोनों का जो ट्रेड ऑफ है, इंटरफेरेंस का और सिस्टम की कैपेसिटी का, यही हैंडल करना है। बट इतना तो क्लियर है कि जितना क्लस्टर साइज मेरा कम होगा उतनी ही अच्छी मेरी कवरेज की कैपेसिटी होगी, उतना ही अच्छा मेरा कवरेज एरिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। 2.3 में हम लोग नहीं जाएंगे। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। आप लोग ये मैं बुक सीधे रैपापोर्ट की लेके मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारी कंसेप्ट को। एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि n की वैल्यू के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है नहीं है। इफ अ टोटल नंबर ऑफ 33 मेगाहर्ट्ज ऑफ बैंडविड्थ इज लोकेटेड टू अ पर्टिकुलर एफडीडी फुल डुप्लेक्स चैनल सिस्टम, 25 किलोहर्ट्ज जो है 225 किलोहर्ट्ज के सिंप्लेक्स चैनल यूज करता है वो जो सिस्टम है। और टू establish the full duplex voice and control channels, compute the number of channels available per cell if system uses 4 cell reuse, 7 cell reuse, 12 cell reuse, okay. If 1 megahertz of the allocated spectrum is dedicated to control channels, determine an equitable distribution of control channels and voice channels in each cell for each of the three systems. चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे। दे बोला गया है कि टोटल बैंडविड्थ कितनी है, 33 मेगाहर्ट्ज गिवन है। ये चैनल बैंडविड्थ भाई आपने बोला कि 25 किलोहर्ट्ज के 2 सिंप्लेक्स चैनल हैं, तो टोटल बैंडविड्थ कितनी हो गई। सिंप्लेक्स चैनल मतलब वन वे कम्युनिकेशन, तो अगर आपको टोटल निकालना है तो आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 बोलता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। वहां पे ये बोला गया कि टू सिंप्लेक्स चैनल है और जो एक एक सिंप्लेक्स चैनल की कैपेसिटी वो 25 किलोहर्ट्ज है, तो कितना हो गया ये 50 किलोहर्ट्ज हो गया डुप्लेक्स चैनल का। टोटल अवेलेबल चैनल कैसे निकालेंगे भाई, जितना मेरा टोटल बैंडविड्थ है डिवाइडेड बाय टोटल मेरी डुप्लेक्स चैनल की जो कैपेसिटी है। तो 33 मेगाहर्ट्ज को लिख दिया इसने 33,000 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 660 चैनल, तो 660 चैनल्स आर अवेलेबल। और इस 660 चैनल्स में मुझे ये बोला है कि जो एन की जो वैल्यू है, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर है, क्लस्टर है, वो कितने टाइम हम लोग रीयूज कर रहे हैं, 4 टाइम कर रहे हैं, 7 टाइम कर रहे हैं कि 12 टाइम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो हम चैनल निकाल सकते हैं। तो अगर मैं 4 टाइम यूज करूंगा, अगर टोटल नंबर ऑफ कितने चैनल्स है मेरे पास 660, उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो टोटल नंबर ऑफ चैनल कितने हो गए 165। 165 चैनल्स को मैं अगर 4 बार अलग अलग तरीके से यूज करूं तो टोटल नंबर ऑफ 660 की कैपेसिटी मैं अचीव कर लूंगा, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी रिड्यूस बढ़ा दीजिए, क्लस्टर साइज को और रिड्यूस कर दीजिए, आप उसको 7 पे ले जाइए, तो 660 डिवाइडेड बाई 7 मतलब 95 चैनल्स। और बढ़ा दीजिए 12 कर दीजिए आप उसको, तो और नीचे चले गए तो 55 चैनल्स। तो इस तरीके से हम जो है गिवन नंबर ऑफ चैनल्स निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है ये कि 1 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फॉर कंट्रोल चैनल्स इंप्लाइज दैट देयर आर 1000 अपॉन 50 20 कंट्रोल चैनल्स आउट ऑफ दी 660 channels available. To evenly distribute the control and voice channels, simply allocate the same number of channels in each cell wherever possible. Here, the 660 channels must be evenly distributed to each cell within the cluster. In practice, only the 640 voice channels would be allocated, since the control channels are allocated separately as one per cell. भाई अगर मैं 20 कंट्रोल चैनल बना रहा हूं और अगर टोटल नंबर ऑफ जो है 660 चैनल्स हैं, तो इसमें ये बोला गया है कि 660 चैनल्स में ये 20 कंट्रोल चैनल में रिड्यूस कर दूंगा, तो मेरे पास ये 640 जो है चैनल्स ही बचेंगे मेरे वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। अब इसमें अलग अलग ABC की वैल्यू निकाली गई है, ठीक। जैसे ये एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर हम लेक्चर एंड करते हैं कि अगर n की वैल्यू 4 हो, सो वी कैन हैव 5 कंट्रोल चैनल्स एंड 160 वॉइस ट्रांसमिशन पर सेल। ऊपर से आप
देख के निकाल लेना एन की वैल्यू के हिसाब से किस तरीके से आप कंट्रोल करोगे। चाहे तो मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ आपको। ये एन की वैल्यू 4 में हम कितने नंबर ऑफ चैनल निकाले थे, 165। अब अगर एन की वैल्यू 4 है और मुझे 5 कंट्रोल चैनल लेने हैं तो ये 5 यहाँ से रिड्यूस हो गया तो 160 ही होगा वॉइस चैनल्स के लिए, और बाकी जो 5 है वो मेरे तो कंट्रोल को दे दिए। इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, और ये बहुत ईजी है इसको अटेम्प्ट करना। वो C इक्वल्स टू एम इंटू के इंटू एन के ऊपर भी आ सकता है एक न्यूमेरिकल, वो भी ईजी है। ठीक है, सिर्फ आप ये कंसेप्ट समझ लीजिए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। So this is all about the today's lecture on cellular concept and frequency reuse. In next lecture, we will talk about the channel assignment strategy. Thank you for watching and listening.